तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। और ये यूनिट है हमारा क्या, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके। तो देखो बच्चों, इस यूनिट में हम हाइड्रोजन और इसके जो कंपाउंड्स हैं उनका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ओके। तो फिर स्टार्ट करेंगे और सबसे फर्स्ट हम लेंगे हाइड्रोजन। देखो बच्चों, हाइड्रोजन एक्चुअली वाटर फॉर्मिंग एजेंट कहलाता है। मींस वाटर का जो फॉर्मेशन है वो दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से होता है। इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रो टर्म यूज हुआ है वो होता है वाटर, और जीनस का मतलब होता है फॉर्मिंग एजेंट। तो इस तरह से हाइड्रोजन ये जो वर्ड बना है वो वाटर फॉर्मिंग एजेंट से बना है। ओके। अब हम आते हैं, सबसे फर्स्ट हम लेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन है इसकी पोजीशन जो है अभी भी पीरियोडिक टेबल में सर्टेन नहीं है। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसी एक ग्रुप से कंप्लीट नहीं मिलती। इसलिए इसको जो है पीरियोडिक टेबल में दो जगह रखा गया है। इसमें से एक तो फर्स्ट ग्रुप है जिसे एल्कली मेटल्स हैं, और दूसरा है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैलोजन एलिमेंट से भी मिलती है। यही लिखा है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज नॉट सर्टेन एंड अनसेटिस्फैक्टरी because it show a resemblance with alkali metals and halogens। समझ गए ना कि जो हाइड्रोजन है इसकी जो पोजीशन है वो अभी भी कंप्लीट सर्टेन नहीं है, अनसेटिस्फैक्टरी है। रीज़न यही है कि ये आप देखोगे एल्कली मेटल्स और हैलोजन्स दोनों से सिमिलरिटी शो करता है, रिजेम्बलेंस शो करता है। तो सबसे पहले हम लेंगे रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल्स, कि एल्कली मेटल्स से इसकी क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो देखो, सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 जो कि हाइड्रोजन में भी मिलता है 1s1, और एल्कली मेटल्स में तो है ही लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट सेल का वो NS1। जैसे लिथियम 1s2 2s1, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इस तरह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलता है। एक तो ये इसका रिजेम्बलेंस है। दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, तो एल्कली मेटल्स में भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं। आप देखोगे H+ है तो Na+ है, K+ है, लिथियम प्लस है। इसके अलावा कंपाउंड्स की बात करें तो हाइड्रोजन H2O का फॉर्मेशन करता है, तो एल्कली मेटल्स भी ऑक्साइड M2O टाइप का बनाते हैं, जैसे Na2O, K2O। ऐसे NaCl है तो HCl है। तो इस तरह से ये जो है एल्कली मेटल्स के साथ बैलेंसी में, अगर कंपाउंड की स्टाइक्योमेट्री में देखें या कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो यहाँ पर इसकी एल्कली मेटल्स से सिमिलरिटी दिखाई देती है। और यही रीज़न है कि इसे फर्स्ट एक ग्रुप में रखा गया है। दूसरा है कि अगर हम डिफरेंस की बात करें कि ये एल्कली मेटल से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में डिफर है, तो देखो, सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है 1312 किलो जूल पर मोल, जबकि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 520 किलो जूल पर मोल। जो हाईएस्ट है, लिथियम अपने ग्रुप में सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है, जो हाइड्रोजन से लगभग 3 टाइम्स के आसपास कम है। दूसरा है कि हाइड्रोजन जो H+ आयन बनाता है ये बहुत ही स्मॉल है, 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर साइज का होता है, जबकि जो एल्कली मेटल्स के कैटाइंस की बात करें, लिथियम प्लस, Na+, K+, तो ये काफ़ी बड़े साइज के हैं। H+ फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये वाटर के साथ ही जुड़ जाता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जबकि आप देखोगे कि ये जो आइंस हैं एल्कली मेटल्स के, ये फ्री एग्जिस्ट भी करते हैं और हाइड्रेटेड फॉर्म में भी होते हैं। ओके। H2 जो है गैस है, डाई एटॉमिक है, जबकि एल्कली मेटल सभी के सभी सॉलिड हैं और मेटल्स तो हैं।
तो ये कुछ डिफरेंस हैं एल्कली मेटल से। और रिएक्टिविटी की भी बात करें तो हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर जो है आप देखोगे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इनर्ट है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, बट ठीक है एल्कली मेटल्स जो है, एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। समझ गए ना, तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एल्कली मेटल्स से हाइड्रोजन को डिफर बनाती हैं। बात यहाँ तक क्लियर है। तो ये था हमारा इनका एल्कली मेटल्स के साथ रिजेम्बलेंस और इनका डिफरेंस। अब हम आते हैं कि इसे हैलोजन ग्रुप में क्यों रखा गया है। तो हैलोजन ग्रुप से भी ये रिजेम्बलेंस शो करता है। जैसे नंबर 1 है कि अचीविंग इनर्ट गैस कोर कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कोर, ठीक है, आफ्टर accepting one electron like halogens, कि हैलोजेंस के जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है कि H माइनस बनता है एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से जिसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा है। तो फ्लोरीन में देखो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो नियॉन जैसा है, क्लोरीन में जुड़ जाएगा तो आर्गन जैसा होगा। तो इस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और एक इनर्ट गैस कोर अचीव करते हैं। दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है 1312 किलो जूल पर मोल। तो हैलोजेंस में भी देख लो फ्लोरीन की 16180 है, जबकि क्लोरीन की लगभग 1212 के आसपास की किलो जूल पर मोल है, जो कि आसपास की आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं। मींस हाइड्रोजन और हैलोजेंस की आयोनाइजेशन एनर्जीज में काफ़ी सिमिलरिटी है। एटॉमिसिटी की बात करें तो जो हैलोजन है और हाइड्रोजन दोनों डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। ओके, हाइड्रोजन गैस है तो फ्लोरीन है, क्लोरीन भी गैसियस एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स की बात करें तो इनकी स्टाइक्योमेट्री भी सेम दिखती है, CH4 है तो CCl4 है ना। ठीक इसी तरह से आप देखोगे NH3 है तो NF3 भी होता है, NCl3 भी होता है। तो इस तरह से कंपाउंड्स भी लगभग और कोवेलेंट नेचर के होते हैं। बोथ फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि कोवेलेंट नेचर के हैं। तो हैलोजन और हाइड्रोजन में इस तरह से सिमिलरिटी दिखती है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हैलोजन। हाइड्रोजन इनर्ट है जबकि हैलोजन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन मच लेस देन हैलोजन। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बहुत ही कम है जबकि हैलोजन की बहुत ज़्यादा है। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन जो है न्यूट्रल होता है, मींस वाटर जो है, ठीक है, H2O न्यूट्रल है। बट ऑक्साइड ऑफ हैलोजेंस आर एसिडिक इन नेचर, कि ये जो है H2O, ठीक है, ये कैसा होता है बच्चों, न्यूट्रल है। जबकि Cl2O है या ClO2 है, ये सब कैसे ऑक्साइड हैं, एसिडिक ऑक्साइड। तो इस तरह से ये डिफरेंस दिखता है इसमें हैलोजन एलिमेंट्स। तो ये है, इस तरह से अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन की कंप्लीट प्रॉपर्टीज हैलोजन जैसी हैं या अल्कली मेटल्स जैसी हैं, तो इस तरह का हम नहीं कह सकते। मींस हाइड्रोजन सो यूनिक बिहेवियर, देयरफॉर इट प्लेज सेपरेट पोजीशन इन पीरियोडिक। इसीलिए इसे जो है पीरियोडिक टेबल में अलग से ही हम इसकी स्टडी करते हैं, ना तो हैलोजेंस के साथ और ना ही हम इसे एल्कली मेटल्स के साथ डिस्कस करते हैं। हम हाइड्रोजन का अलग ही डिस्कशन करेंगे और कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं जिसमें हाइड्रोजन की पोजीशन का पीरियोडिक टेबल में डिस्कशन किया है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ जाते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा यहाँ पर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन है वो 3 टाइप्स के आइसोटोप्स बनाता है। इनमें से एक है प्रोटियम 1H1, दूसरा होता है ड्यूटेरियम 1H2D और तीसरा है ट्राइटियम 1H3T। इसमें से जो ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका हाफ लाइफ होता है 12.33 ईयर्स। बाकी जो 2 एलिमेंट है प्रोटियम और ड्यूटेरियम, ये स्टेबल आइसोटोप है। लेकिन ट्राइटियम में आप देखोगे कि इसका जो N/P रेशियो है, मीन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो रेशियो है,
मतलब अगर हम इसमें देखें कि जो इसका n/p है वो है 2, जो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। मीन्स इसमें जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन से डबल है, इसीलिए इनका रेशियो है 2। ओके, और आता है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो इनकी रिएक्टिविटी इनकी बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी, समझ गए ना, कि अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में H2 से ज़्यादा D2 और D2 से ज़्यादा T2 है, लेकिन इनका अबंडेंस बहुत कम है, इसीलिए हम इसकी जरूरत नहीं है। तो रिएक्टिविटी की अगर हम देखेंगे तो H2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर D2 है और फिर क्या T2। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि बॉन्ड एनर्जी T2 की ज़्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसमें एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अट्रैक्शन है, जबकि हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन है। तो ऐसे में जो H2 की बॉन्ड एनर्जी है वो काफ़ी कम है, जबकि और यही रीज़न है कि जो हाइड्रोजन है H2 वो तीनों आइसोटोप में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अबंडेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा अबंडेंस हाइड्रोजन का ही है, प्रोटियम का, उससे कम ड्यूटेरियम और उससे कम ट्राइटियम। समझ गए ना, क्योंकि नेचुरली H जो है सबसे स्टेबल आइसोटोप है इस ग्रुप का। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फ्यूजन इंथैल्पी, वेपोराइजेशन इंथैल्पी, मतलब जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, समझ गए ना, फिजिकल पैरामीटर्स ये सब जो हैं आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा इनका मॉलिक्यूलर मास है ये फैक्टर्स भी उतने ज़्यादा हैं, मतलब H2 से ज़्यादा D2 और D2 से ज़्यादा T2। इस तरह से इनके फिजिकल पैरामीटर्स इनके मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं। एक टेरेस्टिशियल हाइड्रोजन कंटेन 0.0156 ऑफ ड्यूटेरियम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ Ht। एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि टेरेस्टिशियल हाइड्रोजन मीन्स Ht और Dc से बना हुआ एक हाइड्रोजन सैंपल है, तो उसमें लगभग 0.0156% तक ड्यूटेरियम होता है। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ 1H3 वेरी लो, अबाउट 1 एटम ऑफ 1H3 एटम पर 10⁻18 एटम ऑफ प्रोटियम। कि जो 1H3 है इसका जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम होता है और लगभग 10⁻18 एटम में केवल एक ही 1H3 एटम दिखाई देता है। तो इस तरह से ये है हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स का कंपैरिजन, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट काम का था वो मैंने आपके सामने लिख दिया। इन्हीं को याद रखना है, एक तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, और इस तरह से इनकी अबंडेंस किस तरह से है वो। अब हम आ जाते हैं अक्यूरेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसका नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है H2 का। तो देखोगे आपकी यूनिवर्स का 75% जो टोटल मास है वो केवल हाइड्रोजन से ही बना है। मतलब यूनिवर्स के टोटल मास का 75% तो हाइड्रोजन ही है, समझ गए ना, इसी से बना है। अर्थ एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो ये लगभग 0.15% बाई मास होता है, और अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो लगभग 15.4% बाई मास मिलता है, जो कि H2O के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में आप देखते हैं कि जो वाटर है 75% तो अर्थ क्रस्ट वाटर से ही सराउंडेड है, तो उसका लगभग 15% अर्थ क्रस्ट का तो हाइड्रोजन से ही बना है। बाकी एटमॉस्फेयर में आप देख रहे हैं 0.15% ही है, और यूनिवर्स का तो 75% हाइड्रोजन ही है। तो इस तरह से ये है अक्यूरेंस ऑफ हाइड्रोजन। फिर हम आते हैं स्पिन आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन, समझ गए ना, या एलोट्रॉप्स भी कहलाते हैं ये हाइड्रोजन के। ठीक है, तो इनको हम एलोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं कि एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन के एक एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हर एक एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, तो जिस तरह का स्पिन इलेक्ट्रॉन में मिलता है ठीक इसी तरह का स्पिन प्रोटॉन का न्यूक्लियस में होता है।
तो इसी प्रोटॉन स्पिन के अनुसार जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, समझ गए ना, उसको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है और इनको बोला जाता है स्पिन आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? स्पिन आइसोमर्स। ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू स्पिन ऑफ प्रोटॉन्स इन H2 मॉलिक्यूल, molecular hydrogen exist in two spin isomers means allotropic form, और एक कहलाता है ऑर्थो हाइड्रोजन और एक कहलाता है क्या बच्चों? पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि इसमें दोनों न्यूक्लियाई के जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। मीन्स अगर एक क्लॉकवाइज है तो दोनों क्लॉकवाइज हैं और एंटी क्लॉकवाइज हैं तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो इस तरह से बोथ न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन सो स्पिन इन सेम डायरेक्शन और पैरा हाइड्रोजन हैविंग स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से इनमें जो हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन्स की स्पिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से अब आता है कि इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो एक नॉर्मल टेम्परेचर में जो है आप देख रहे हैं कि ऑर्थो ज़्यादा है और पैरा लग, ठीक है, ऑर्थो 75% है तो पैरा 25%। ऐसा इसीलिए भी है बच्चों क्योंकि ऑर्थो में आप देखोगे कि जब प्रोटॉन स्पिन करते हैं और एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो इनकी अपोजिट स्पिन हो जाती है, जबकि जो पैरा आप देख रहे हैं जब आमने सामने उनके प्रोटॉन स्पिन करते हुए आ जाते हैं तो सेम स्पिन में आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इन स्पिन में रिपल्सन के कारण ही जो पैरा हाइड्रोजन है वो नॉर्मल टेम्परेचर में थोड़ा कम स्टेबल है, जबकि ऑर्थो और कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए ये रेशियो चेंज नहीं होता। मीन्स 75% से ज़्यादा ऑर्थो नहीं बढ़ सकता। समझ गए ना कि हम सैंपल का, हाइड्रोजन गैस सैंपल का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करें और जब ये बढ़ते पर 75% ऑर्थो हो जाता है और 25% पैरा, तो इससे ज़्यादा रेशियो चेंज नहीं किया जा सकता। मीन्स ये रेशियो इतना ही बनेगा चाहे कितना भी हीट कर दें। बट अगर हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो 20 केल्विन में ऑर्थो और पैराज का जो रेशियो हो जाता है वो 0.18% ऑर्थो एंड 99.82% पैरा हो जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पैरा हाइड्रोजन को तो प्योर स्टेट में लाया जा सकता है लो टेम्परेचर में, बट ऑर्थो फॉर्म को कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट बिकॉज कितना भी हम टेम्परेचर चेंज कर लें ऑर्थो का रेशियो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से ये इनका रेशियो मिलता है। फिर से समझें, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में 75% ऑर्थो, 25% पैरा। टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दिया जाए ये रेशियो नहीं बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर डाउन करेंगे तो ये रेशियो घटेगा और इस तरह से 20 केल्विन पर 0.18% रह जाता है क्या? ऑर्थो, और 99.82% हो जाता है पैरा। इस तरह से पैरा को प्योर फॉर्म में लाया जा सकता है, पैरा प्योर फॉर्म में लाया जा सकता है, बट ऑर्थो फॉर्म प्योर फॉर्म में नहीं ला सकते। और इनमें जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है केमिकली तो ये दोनों सेम होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफर हैं, जैसे इनकी थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। तो ये है दोनों में, तो ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये दोनों हमने अभी आपको बताया कि ये एलोट्रॉप्स भी कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। इस और ये केवल स्पिन के कारण डिफर हैं, इसीलिए इनको बोला गया है स्पिन आइसोमर्स। ठीक इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें कि टाइप्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, तो एक होता है बच्चों एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, बल्कि एटॉमिक नहीं बल्कि हम यहाँ लें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, तो देखो बच्चों हाइड्रोजन का एक तो एटॉमिक फॉर्म होता है, एक निसेंट फॉर्म होता है और एक मॉलिक्यूलर फॉर्म तो हमने देखा ही। तो एटॉमिक हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन गैस ली जाए और लगभग 5000 केल्विन टेम्परेचर रखा जाए, इलेक्ट्रिक आर्क रखा जाए, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपने एटॉमिक फॉर्म में आ जाता है। बहुत ही हाईली एनर्जी, बिल्कुल हाई एनर्जी होते हैं, ठीक है, बहुत ही हाई एनर्जी के एटम्स होते हैं और तुरंत रिवर्स हो जाते हैं H2 अगर इनका कोई एक्शन किसी से नहीं होता। तो इसी को बोला गया है एटॉमिक हाइड्रोजन, हाईली रिएक्टिव एटम्स होते हैं और जब ये रिवर्स होते हैं तो बहुत हाई एनर्जी रिलीज करते हैं और उस एनर्जी का यूज जो है वेल्डिंग के पर्पज में किया जाता है और इसको बोला गया है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च।
समझिए ना, कि इलेक्ट्रिक आर्क दिया जाए तो हाइड्रोजन एटम जो है मॉलिक्यूल एटॉमिक फॉर्म में आता है, और जब रिएक्शन रिवर्स हो जाती है तो बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का यूज़ किया जाता है वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग के पर्पज़ में, और इसको बोला गया है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। दूसरा है निसेंट हाइड्रोजन। तो इट इज़ द न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन है, किसी केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन के बीच में कुछ समय के लिए बनता है, और ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है उनसे थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं, कम एनर्जी वाले होते हैं, और इनका जो यूज़ है वो केमिकल रिएक्शन में मेनली रिडक्शन में किया जाता है। तो इस तरह से Zn प्लस H2SO4 गिव ZnS4 इंटू प्लस 2H2 निसेंट हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का यूज़ रिडक्शन प्रोसेस में किया जाता है। तो इस तरह से जिंक और H2SO4 का मिक्सचर, जिंक और NaOH का मिक्सचर, यही प्रोसेस Zn प्लस 2NaOH के साथ देखें तो इसके साथ भी होती है Na2 ZnO2 प्लस 2H। तो ये इस तरह से एटॉमिक हाइड्रोजन या निसेंट हाइड्रोजन कहलाते हैं, इनका यूज़ रिडक्शन प्रोसेस में होता है। और जो मॉलिकुलर हाइड्रोजन है हम तो जानते हैं ये नेचुरल फॉर्म है हाइड्रोजन गैस का, और ये लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब रूम टेम्परेचर पर टोटली इनर्ट है, और इसका मेन यूज़ होता है रॉकेट फ्यूल में, हाइड्रोजन इकोनॉमी में। टेम्परेचर देखकर हम इस मॉलिकुलर हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन में चेंज कर सकते हैं। इस तरह से अगर तीनों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले, ठीक है, तो सबसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर में तो सबसे कम रिएक्टिव जो है ये हो गई कौन सा, मॉलिकुलर, फिर उससे ज़्यादा निसेंट, और उससे ज़्यादा क्या है तो एटॉमिक हाइड्रोजन। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर मिलता है। तो ये क्वेश्चन एक काम का है, इसको याद रखना। यहाँ तक बात समझ गए आप कि हाइड्रोजन का क्या क्या टाइप्स होता है और इस तरह से। अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन लैब में भी किया जाता है और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी किया जाता है। तो लैब में अगर हम देखें तो लैब में तो जिंक और डाइल्यूट H2SO4 या जिंक पर NaOH की रिएक्शन से होता है, और इस तरह से ZnSO4 या Na2ZnO2, और ये बनता है क्या, हाइड्रोजन। तो ध्यान रखें, इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर जो जिंक है, अगर जिंक की सेम अमाउंट्स ली जाएं और एक बार H2SO4 के साथ और एक बार NaOH के साथ ट्रीट किया जाए, तो हाइड्रोजन जो मिलेगी उसका मोल रेशियो क्या होगा या मास रेशियो क्या होगा। तो ध्यान रखें, अगर हम जिंक का 1 मोल H2SO4 के साथ ट्रीट करें या जिंक का 1 मोल NaOH के साथ ट्रीट करें, दोनों मेथड में जो हाइड्रोजन मिलेंगी उनका मोलर रेशियो 1:1 होगा, या मास रेशियो लें तो 1:1। तो यही लिखा है कि इक्वल मासेस ऑफ जिंक टेकन इन बोथ मेथड्स, समझ गए ना, देन इक्वल वॉल्यूम्स आर और इक्वल मोल्स ऑफ H2 आर ओके ओके। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ यही रिएक्शन करा दी जाए तो इसमें हाइड्रोजन लिबरेट ना होकर और इस तरह से SO2 लिबरेट होने लगती है, और रिएक्शन इस तरह से चलती है Zn प्लस 2H2SO4 ZnSO4 SO2 और 2H2। ना ही इसमें बहुत ही प्योर जिंक लिया जाता, इसमें थोड़ा सा इसका इम्प्योर जिंक लेने से रिएक्शन कहीं ज़्यादा फास्ट होती है। ओके, तो एक तो ये है लैब मेथड। कॉमर्शियल मेथड्स की बात करें तो एक है लैनेज प्रोसेस। ओके, आयरन में जो होता है आयरन और वाटर वेपर, ठीक है, इनकी रिएक्शन से बनाया जाता है। आयरन पर वाटर वेपर की रिएक्शन कराते हैं तो Fe3O4 और ये हाइड्रोजन हमें मिलती है गैसियस फॉर्म में, और इससे बोलते हैं गॉसिंग रिएक्शन। इस Fe3O4 को दोबारा Fe में चेंज कर लिया जाता है, और इसके लिए यूज होता है Fe3O4 प्लस 4CO। तो इस तरह से CO2 लिबरेट हो जाती है और Fe रीजनरेट हो जाता है, इसको बोलते हैं वेविफिकेशन रिएक्शन। तो लैनेज प्रोसेस से आयरन और वाटर वेपर की रिएक्शन से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है, और Fe3O4 को दोबारा रीजनरेट कर लिया जाता है, और इस तरह से बार बार यूज करके हाइड्रोजन का मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सकता है। दूसरी होती है बॉस प्रोसेस। तो देखो बच्चों, बॉस प्रोसेस में जो है कोल या जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके थ्रू क्या बनाया जाता है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का जो मैन प्रोडक्शन है वो इसी मेथड से होता है, और ये 2 स्टेप में है। पहला जो रिएक्शन है वो है कोल गैसिफिकेशन। तो जो कोल है वो और वाटर स्टीम, तो कोल को बहुत ही हाई रेड
हीटेड किया जाता है और वाटर की स्टीम ली जाती है और फिर दोनों में रिएक्शन होती है तो ये बनता है CO प्लस H2। इसे बोलते हैं वाटर गैस या सिन गैस, या इसी को बोलते हैं, ठीक है, सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका यूज ऑर्गेनिक सब्सटेंस की सिंथेसिस में, जैसे मिथाइल अल्कोहल की सिंथेसिस में, फॉर्मल्डिहाइड की सिंथेसिस में किया जाता है। तो पहला स्टेप है, पहले मिक्सचर बनता है CO और H2 का। अब इसमें से CO को हटाना होता है तभी हमें प्योर H2 मिलती है। तो दूसरा है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में जो वाटर गैस है ना, इसको फिर स्टीम के साथ ट्रीट किया जाता है। तो जितना CO है, और ये कैटालिस्ट होता है FeCrOO, या हम ये कहें कि FeO प्लस Cr2O3, इस तरह से इनका यूज होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो CO और H2 है वो CO2 और H2 में चेंज हो जाता है। इस CO2 को KOH या फिर Na3ASO3 इनके सॉल्यूशन में पास करके रिमूव कर दिया जाता है और बच जाती है केवल क्या, हाइड्रोजन। इस तरह से मिल जाता है। मतलब है पहले कोक और वाटर की रिएक्शन से वाटर गैस बनाई गई, सिंथेसिस गैस, और फिर उसमें से CO को CO2 के फॉर्म में रिमूव करके CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इस तरह से यही लिखा, CO2 फॉर्म्ड इन आवर रिएक्शन इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड और KOH। तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। फिर आता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो H2O सबसे बड़ा सोर्स है हाइड्रोजन का, लेकिन इससे H2 का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सपांसिव होता है क्योंकि इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ होता है। नॉर्मल इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन रिएक्शन कर लेते हैं तो एसिड जो वाटर है, एसिडिक वाटर, ठीक है, तो एसिडिक वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, तब हाइड्रोजन जो है एट कैथोड और ये मिलती है एट एनोड। हाईली प्योर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, मतलब 99.95% हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है वाटर के ही इलेक्ट्रोलिसिस से, लेकिन उसमें मिला दिया जाता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी आ जाती है तो एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब CO2 और मॉइस्चर, समझिए, और हमें मिल जाता है प्योर हाइड्रोजन। एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाईली प्योर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, और इसके लिए निकल इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। प्रोसेस ऊपर वाली ही चलेगी, केवल यहाँ बेरियम हाइड्रोक्साइड का काम है, कोई भी CO2 अगर मिल जाती है H2 के साथ या अदर गैसेस तो उसको एब्जॉर्ब करके प्रेसिपिटेट, और बेरियम कार्बोनेट जो बनता है इससे जो CO2 आया तो BaCO3, तो इनसॉल्युबल है ये, समझिए, इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसीलिए इजी गोइंग जो है इसको हटाया जा सकता है। इस तरह से इसका प्रोडक्शन प्योर स्टेट में किया जाता है। ये है कुल मिला के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज़ की बात करें हाइड्रोजन की तो कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस है, हाईली कंबस्टेबल होती है, मतलब है कि बहुत जल्दी जलती है ये, समझ गए ना। तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, हाईली कंबस्टेबल। फिर आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखें कि हाइड्रोजन एक रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है, मीन्स इसकी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती, लेकिन बहुत हाई एनर्जी दी जाए, लगभग 5000 केल्विन टेम्परेचर रखा जाए, तब ये 95.5% तक डिसोसिएटेड हो जाता है, जबकि 2000 केल्विन पे 0.01% ही ये डिसोसिएटेड होता है। तो ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रिएक्शन करता है, अब चाहे वो कोई मेटल हो, नॉन मेटल हो या मेटेलॉइड, सबसे रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये लिखा है कि इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी है 435.9 किलोजूल पर मोल, बट इट रिएक्ट विद ऑल एलिमेंट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर और, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो लगभग टेम्परेचर 5000 केल्विन रखते हैं तब ये कंप्लीट एटॉमिक फॉर्म में आ जाती है और फिर ये किसी से भी रिएक्शन कर लेती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन और हैलोजन की रिएक्शन है।
तो हाइड्रोजन और हैलोजन की रिएक्शन अगर हम फ्लोरीन के साथ हैलोजन रखें तो डार्क में भी हो जाती है, लेकिन अगर हम हैलोजन क्लोरीन रखें, ठीक है, तो क्लोरीन के साथ ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। अगर हम ब्रोमीन के साथ करें तो हमें टेम्परेचर भी देना होता है 673 केल्विन, और आयोडीन के साथ कराई जाती है तो प्लेटिनम कैटालिस्ट की जरूरत होती है। तो ये है, ठीक है, रिएक्शन विद हैलोजन। तो इस रिएक्शन में दिख रहा है कि फ्लोरीन सबसे फास्ट, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्या, तो ये है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हैलोजन एलिमेंट्स के साथ। फिर दूसरी रिएक्शन होती है रिएक्शन विद नाइट्रोजन या हैवर प्रोसेस। आप पढ़ोगे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 673 केल्विन टेम्परेचर, 200 atm प्रेशर और आयरन की प्रेजेंस है, मोलिब्डेनम की प्रेजेंस है, तो ये बनता है अमोनिया। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। हाई प्रोडक्शन अमोनिया का करना है तो लगातार अमोनिया को रिमूवल किया जाए, नहीं तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बनाती है। मेटल्स के साथ जो है, जैसे एल्कली मेटल्स हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो इनके साथ ये जो है हाइड्राइड बनाती हैं, आयनिक हाइड्राइड हैं, समझिए ना, आयनिक हाइड्राइड, जिनमें H- के फॉर्म में होता है। इस तरह से रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर की तरह वर्क करते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी में आप जाएंगे, सॉरी मेटलर्जी में जाएंगे तो हाइड्रोजन रिडक्शन एक प्रोसेस होती है मेटलर्जी की। कॉपर है, लेड है, इसी तरह से WO4 है, तो इस तरह से W+4H2O, तो ये मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर देता है, तो एक अच्छा रिड्यूसर भी है। हाइड्रोजनेशन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोजन की, रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो एल्कीन हो, एल्काइंस हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो, है ना, इनका रिडक्शन हाइड्रोजन से होता है और इसकी रिप्रेजेंस होती है निकल। मिनिमम टेम्परेचर इसमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 473 केल्विन जरूरत होती है। तो एल्कीन एल्केन में चेंज हो जाते हैं कि ये क्या है बच्चों, एल्केन, ये क्या है, एल्कीन। ठीक इसी तरह से एल्काइन का भी रिडक्शन किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर लगता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा ज़्यादा एनर्जी का प्रोसेस होता है। ठीक इसी तरह से वेजिटेबल ऑयल्स, उनका रिडक्शन कराया जाता है फैट में या वेजिटेबल घी में, है ना, ये क्या कहलाता है, वेजिटेबल घी, तो वो भी हाइड्रोजनेशन से होता है। इसमें निकेल और कॉपर, निकेल यहाँ कैटालिस्ट होता है, कॉपर कैटालिटिक प्रमोटर की तरह यूज होता है। तो ये है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, समझ गए ना। इसको तो हम बहुत सारी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे भी डिस्कस करेंगे। फिर एक होती है हाइड्रोफॉर्माइलेशन, फॉर्माइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पर फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ कंपाउंड्स विद फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप मीन्स CHO, ठीक है। तो इस रिएक्शन में CO और H2 इस तरह से पहले रिएक्शन करके ये बनाते हैं HCHO, फिर RCH डबल बॉन्ड CH2 और HCHO की रिएक्शन होती है, अब बनता है, एक में जुड़ गया H, मतलब ये है H और प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो इस तरह से, या हम ये कहें कि ये ब्रेक होगा, सीधा सा ऐसे जोड़ दें आप, यहाँ प्लस माइनस से बाद में लेंगे तो H को यहाँ जोड़ दें और CH को यहाँ, तो बन गया एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का आगे अगर रिडक्शन करा दिया जाए तो आप देखोगे कि H2Ni, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में तो बन जाएगा RCH2 CH2 CH2OH। तो ये अल्कोहल भी बनाए जा सकते हैं इस मेथड से, बात क्लियर है। CHO का रिडक्शन CH2OH में हो जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ये है हाइड्रोफॉर्माइलेशन, मींस फॉर्माइल ग्रुप का प्रोडक्शन हो जाता है, एल्कीन प्लस CO प्लस H2O, तो कुल मिला के एल्डिहाइड। अगर आगे रिएक्शन करानी है तो हम इसे अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। एल्डिहाइड से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, मेनली अल्कोहल तो बनते ही है। तो कुल मिला के ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन, ठीक है, इसके अलावा हैलोजन से रिएक्शन, अमोनिया का फॉर्मेशन, ये। अब आता है लास्ट में कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन सबसे बेस्ट फ्यूल है, हाई क्वालिटी का फ्यूल है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, मींस कंबस्शन एंथैल्पी ऑफ पर ग्राम, वो सबसे हाईएस्ट है। अगर आप देखें कि एलपीजी और सीएनजी से अगर हम इसका कंपेयर करें तो लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा है। आप देखते हैं H2 की जो कैलोरीफिक वैल्यू है 143 किलो जूल पर मोल गैसियस स्टेट में और 142 किलो जूल लिक्विड स्टेट में। अगर हम एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल को कंपेयर करें तो 50, 53, 47 दिख रही है, जो कि लगभग इनसे 3 टाइम्स ज़्यादा दिख रही है कैलोरीफिक वैल्यू। इसका मतलब है सबसे हाईली एफिशिएंट है, फ्यूल होता है, लेकिन ये डोमेस्टिक यूज़ में नहीं आता क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल है, इसका लिक्विफिकेशन बहुत टफ है, इसका स्टोरेज करना टफ है, एक्सपेंसिव, और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ही महंगा है। इसीलिए इसका ज़्यादा यूज़ हम डोमेस्टिक लाइफ में नहीं देखते, केवल ये मेनली रॉकेट फ्यूल में यूज़ होता है, ठीक है, हाईली एफिशिएंट होने के कारण। उनमें क्रायोजेनिक इंजन होते हैं और इसलिए वहाँ पर हाइड्रोजन इजीली स्टोर हो जाता है। तो कंबस्शन एंथैल्पी, इसलिए लिखा है कि कंबस्शन एंथैल्पी या कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ H2 इज द अबाउट 3 टाइम्स हायर देन एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा। देयरफॉर H2 इज हाईली एफिशिएंट फ्यूल देन अदर फ्यूल। किलो जूल पर ग्राम में है इसकी यूनिट की, पर ग्राम का ये है कंबस्शन एंथैल्पी। एक होता है हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो देखो बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस डाइहाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन इकोनॉमी। कि हाइड्रोजन जो गैस है ये लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में, और इसका एक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन करना, यही हाइड्रोजन इकोनॉमी है। मतलब सीधा सा है, हाइड्रोजन लिक्विड या गैसियस हाइड्रोजन का एक एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करना और एक पोर्टेबल पोजीशन में यूज़ करना ही हाइड्रोजन इकोनॉमी। एक पायलट प्रोजेक्ट लिया गया था। इट इज द प्रोजेक्ट यूजिंग H2 गैस एज अ फ्यूल इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स वाज लॉन्च्ड 2005 विद CNG 5%। मतलब CNG के साथ इसको 5% मिला के और इसका यूज़ किया जाए ऑटोमोबाइल्स फ्यूल में, इसको बोला गया पायलट प्रोजेक्ट, जो 2005 में लिया गया। अब इसका CNG में परसेंटेज और भी बढ़ा दिया गया है, समझ गए ना। फिर आता है कि लिमिटेशन ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ H2 वेरी कॉस्टली है, समझ गए ना, जो है कॉस्टली होता है। लिक्विफिकेशन ऑफ H2 वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, 20 केल्विन में ही लिक्विफाइड हो सकता है और इसके लिए बहुत ही क्रायोजेनिक टैंकर की ज़रूरत होगी और इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करना बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का है H2। स्टोरेज H2 भी एक्सपेंसिव है, इनके लिए जो टैंकर यूज़ होते हैं बहुत ही हाईली क्वालिटी के मेटल से बने होने चाहिए। तो ये सब होने के कारण हाइड्रोजन का जो यूज़ है वो फ्यूल की तरह आसानी से नहीं होता। यही हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिमिटेशन। बात क्लियर है? तो ये था कुल मिला के हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस। अब अगला जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे और वो होगा हमारे कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। बाय।